अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों, एक दफा फिर मैं अली और मुसब आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे शो हमारा सवाल और कौम के जवाब में। पिछले हफ्ते हम गजल आरफा और जुबैर से बातें कर रहे थे इस मौजू पे कि हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने किस तरह से पहले तो हमारी एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया और उसके बाद जब हम पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया कानून के दायरे में रहते हुए, तो उन्होंने हमको किस तरह से हर मोड़ पे हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने हमसे हमारा जो बेसिक एक बुनियादी हक अजहार राय का है वो छीना और फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की। मतलब ये कि उन्होंने हमारे लीडर्स को, हमारे पीटीआई के लीडर्स को जिनकी हुकूमत हटाई गई उनको और उनके दूसरे कारकुनों को उनके ऊपर झूठे केसेस किए, उनको गिरफ्तार किया और हर तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इस बारे में और फिर बातें करते हैं अपने मेहमानों। जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक गन पॉइंट पे अगर कोई मुझसे स्टेटमेंट लेता है तो वो स्टेटमेंट नल एंड वाइड है। अकॉर्डिंग टू द 1952 जेनीवा अकॉर्ड, कोई भी गन पॉइंट पे फोर्सफुली आंखों पे पट्टियां बांध के मुझसे स्टेटमेंट लेता है तो वो स्टेटमेंट नल एंड वाइड है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुझे मार भी दे तो याद रखिएगा फारूकी के लिए आवाज उठाओ, जमीन सबको नंगा होने दो, मत सबको नंगा होने दो, मत जमीन को नंगा होने दो। जमीन फारूकी के लिए आवाज उठाओ। ये जो कुछ हमने देखा, ये देखने में ना हमको ऐसा लगता है जैसे किसी मकबूजा, किसी अपार्थाइड स्टेट की कहानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की कहानी है और ये हमारी कोई पुरानी कदीम हिस्ट्री तारीख नहीं है, बल्कि ये पिछले 6 महीनों में होने वाले, बल्कि मैं तो कहती हूँ कुछ तो इनमें से पिछले 1-2 ही महीनों में होने वाले सानहात में से है। और ये ऐसी चीजें हैं जो वक्त बदल जाता है, वक्त कोई भी नहीं रहता, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुल्क की साइकी में, हमारे जो लोगों ने ये देखा है, जो बर्दाश्त किया है, ना सिर्फ हमारी बल्कि आने वाली भी जो हमारी जनरेशन्स हैं इस जुल्म को याद रखेंगी। क्या ख्याल है आपका मुसब इस बारे में? जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना आजकल के टक्कर के लोग मिले इनको इस दफा। तो मैं जो अपना पर्सनली समझता हूँ ना, और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हम लोगों ने खुद अपनी सोसाइटी को ऐसे डेवलप कर लिया कि यार कुछ बोलना नहीं, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, अगवा कर देंगे, मार देंगे। हम अपने आप को बड़े फख्र से मुसलमान कहलाते हैं। मुहर्रम आती है, हम हुसैन के क्या नाम है कोर्स करना शुरू कर देंगे, हजरत अली की शहादत आएगी, हम वो कोट करना शुरू कर देंगे। 12 रबीउल आई है रबीउल अव्वल आई है तो हम वो कोर्स उठा देंगे, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। बेसिकली हमारे ही पेरेंट्स और हमारे ही जो बड़े हैं अभी तक लाइक मुझे पर्सनली पुशबैक फैमिली से अभी भी आता है कि यार तुम नहीं करो, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना पर्सनली ये है, देखें, या तो फिर आप मानना छोड़ दें कि आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, अपने आप को एक जानवर समझ लें जो कि केज में रहता है और वो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। और अगर आप वाकई कोई इंसान है, आप एक नॉर्मल पर्सन है, तो यू शुड स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। आप उसको रोके नहीं, बल्कि अपने बच्चों को, मैं तो अपने बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि जहां अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, देयर इज अ प्रॉपर वे, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से आप वो सवाल जरूर उठाएं। अली भाई आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं अमर बिल मारूफ की बात करूंगा। देखिए, हमारे इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले जो चीज है ना, वो आप अपने राइट की प्रोटेक्शन करें। एक चीज जो आरफा सिस्टर ने कही, सबर की बात की, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था। सबर में और जुल्म को सहने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप सबर करने, अल्लाह ताला के लिए सबर करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हो, उसमें आप सबर करते हैं। लेकिन जब आप 40 साल 45 साल जुल्म ही सहते रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप तो ऊपर नहीं आएंगे। अगर आप 17 FIR कर रहे हो एक जर्नलिस्ट के ऊपर और सारी की सारी FIR का कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है, तो साफ पता चलता है ये पोलिटिसाइज्ड FIRs है। अब
جو بندہ ایک بندہ جو بیان دے رہا ہے جی کہ میں مجھے ایک بندے نے وہ بیان بھی دیا نا جس نے اپنی ایف آئی آر کے بارے میں بولا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، آج صبح مجھے پتا چلا کہ میرے نام سے ایف آئی آر ہو گئی ہے ایک جرنلسٹ کو. بھائی تمہارے نام سے ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے جرنلسٹ کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں تو پتا ہے کہ یہ پٹواری لوگ ہیں جن کے نام سے ایف آئی آر ہو جاتی ہیں. کیا ہم پاگل ہیں؟ پاکستانی پاگل نہیں ہے، پاکستانیوں کو سب پتا ہے کہ ایف آئی آر کیسے ہوتے. غزل سسٹر سے اپنا نیکسٹ کوشچن پوچھوں گا، اور میرا کوشچن غزل سسٹر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جیسے کہ فالس ایف آئی آرز ہوئی آئی کے کے اوپر بھی ہوئی، آزادی مارچ کے بعد آلموسٹ 24 ایف آئی آرز ان کے اوپر ہوئی ڈفرنٹ طریقے سے. حالانکہ ہم نے تو کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، جو کچھ توڑا پھوڑا انہوں نے ہماری پراپرٹیز توڑی، انہوں نے ہماری گاڑیاں توڑی، لیکن فالس ایف آئی آرز ہم پر ہو گئی. بھائی چیزیں آپ تھوڑی اور ایف آئی آرز ہم پر کر رہے ہو. اس کے بعد ہمارے جرنلسٹ کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے آئی کے چیف آف سٹاف کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوتی ہیں. یہ فالس ایف آئی آرز ہوتی ہے، اور سارا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ ٹارگٹ کیوں ہے؟ آئی کے ہے. اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. توشا خانہ کا کیس آتا ہے، فرح گوگی کا کیس آتا ہے، اور بہت سارے کیس آتے ہیں. ایون کہ آپ دیکھیں بلاسفیمی کارڈز بھی کھیلے جاتے ہیں، ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارا کو سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے انڈر آتا ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جب آپ سسٹم کو یوز کرتے ہو کسی دوسرے لیڈر کو پریس کرنے کے لیے. کیوں؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ ذمہ دار ایس ایچ او ہے؟ کیا وہ ذمہ دار آئی جی ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہے پاکستانی کہ ان ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں ہے؟ تو تھینک یو علی بھائی، آپ نے بڑا بہت ہی لمبا ہو گیا اور میں کیونکہ تھوڑا نہیں، آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں اس پورے سارے پریشانیوں کی جو جڑ ہے وہ آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو یہ بگ پکچر میں یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہر پاکستانی کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. خان صاحب نے ایک لیٹر لہرایا تھا اور بتایا تھا کہ ایک یہ لیٹر آیا ہے. تو یہ اس کے پیچھے پوری ایک رجیم چینج آپریشن کا ایک پلان ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 35 سال سے اس طرح کے حکمران حکومت کر رہے تھے جو کہ بکنے کے لیے تیار رہتے ہیں. رجیم چینج آپریشن کوئی پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوا، لیکن بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس کو بیٹ بھی کر دیتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے پولیٹیشین ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اس کے مختلف پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں کہ کیوں کوئی بڑی طاقت چاہتی ہے کہ پاکستان کی جو ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کی وجہ سے جو بھی ان کو فائدے ہیں، رائٹ. لیکن چونکہ پی ڈی ایم نے وہ پارٹ پلے کیا، بہت سارے جرنلسٹ جو بکے ہوئے تھے جن کو ہم لفافہ جرنلسٹ کہتے ہیں، انہوں نے وہ پارٹ پلے کیا اور انہوں نے اس چیز کو انہوں نے ایز اے ہینڈلر اس میں پرفارم کیا اور ہونے دیا. تو کہنا چاہیے کہ ٹارگٹ تو بیسیکلی پاکستان تھا، لیکن عمران خان نے جو رول یہاں پہ پلے کیا وہ بیچ میں آ گئے. بھی جتنے بھی ہم نے بھی بات کی ہے اس پورے سیشن میں نا، پچھلے ہفتے بھی اور آج کے دن بھی، کہ جو بھی نہ تو ہمارے ان کو آئین کا وہ خیال رکھتے ہیں، نہ وہ ہمارے رائٹس کی کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم بالکل بے معنی تھے. تو پہلی دفعہ میں سمجھتی ہوں خان صاحب نے آ کے ہم کو ہماری اہمیت کا بھی احساس دلایا ہے. اور وہ خان صاحب کو نشانہ صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب بیچ میں آ کے پاکستان کو بچائیں، ہم سب کو بچائیں. تو یہ بہت چیلنجنگ بات ہو گئی، بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی میں بتاؤں آپ کے لیے، ان کے لیے، لیکن ان کو یہ اب ایک دم سے فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، صحیح کہہ رہی ہیں بالکل آپ. یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی ان کے لیے، لیکن خان صاحب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ تو یاد ہے آپ کو کہ بچے تیار کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ تھا جس میں انہوں نے بولا کہ وہ میرے یہ بچے جو سے کل کو میرے ووٹرز بنیں گے. تو انہوں نے 26 سال ویٹ کیا، اور 26 سال کے بعد انہوں نے یہ کام کیا. میں وہ بچہ ہوں علی بھائی. آپ بھی وہی بچے اب تو ووٹر ہو گئے ہیں نا آپ. ہاں الحمدللہ. دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ خان صاحب نے نا ہم لوگوں کو جو بات ابھی زبیر نے بھی کی نا کہ میں وہ والا بچہ تھا جس کے بڑے ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم وہ بچے تھے. میں اپنا کہتی ہوں، میں وہ بچی تھی جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خان صاحب بھی ہمارے لیے کام کرنے والے ہیں. میں نے کیونکہ دیکھا تھا ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ، اور میں نے واقعی یہ چیز دیکھی تھی کہ جب پبلک فلاگنگز سے لے کر اور آواز دبانے تک، اور کہ ایک چینل ہے اور اس پہ اتنی سی بات ہونی ہے اور بس یہی بات ہو گیا، وہ میں نے دیکھا تھا. اس کے بعد آپ چاہے اس کو ڈیموکریسی کہیں، چاہے وہ جس طرح کی بھی یہ جو 30-35 سال میں جو حکمران آئے اور گئے اس میں ہمارے پاس اس میں ایک آزادی رائے کچھ دکھنا شروع ہوا.
राइट और फिर एक डिक्टेटर ही ने एक्चुअली मुशर्रफ साहब ने आके हमारे पेमरा को एक थोड़ी फ्री रेन दी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अब दोबारा एक सिविलियन डेमोक्रेसी है या सिविलियन गवर्नमेंट है और उन्होंने दोबारा हमसे ये इजहार राय और ये सब चीजें और पेमरा को बिल्कुल ही एक साइडलाइन करके और अपनी तरफ से चीजें लगानी शुरू कर दी हैं, राइट। तो मुझे ना एक्चुअली बात ही इस बारे में करनी है कि मैं दोबारा आजादी राय पर ही आऊंगी और मैं पूछूंगी आरफा से कि आरफा ये बताइए आप मुझे कि ये जो सब कुछ हो रहा है अभी कि चैनल्स को कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अभी पहले भी ये बात की कि जो सबसे बड़ी लीडर हैं हमारे उनकी स्पीचेस उनकी कोई चीज उनके जलसे ना दिखाए जाएं। वो चैनल्स जो हैं जो दिखा भी देते हैं हमारे कोर्ट्स के ऑर्डर हुए सब, तो उसमें बहुत सारी बीपिंग हो रही है, सेंसरशिप हो रही है, जो कि ARY को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हटा दिया एयर पे से। बोल के ऊपर प्रेशर है, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको कुछ जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, किसी को टॉर्चर किया, कुछ लोग सेल्फ एग्जाइल में चले गए। एक सिविलियन हुकूमत के होते हुए जो एक डेमोक्रेसी की बात करते हुए ये सब जो है, ये मुझे नहीं पता कि आपने वो जमाना देखा था यानी जब बाकायदा वो डिक्टेटरशिप के थ्रू बंद होता था, कि आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एक्चुअली इस समय मैंने वो ज़माना देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने अब्बा से उसके बारे में सुना है कि जब सिर्फ वही दिखाया जाता था जो डिक्टेटर चाहता था, वही सुनाया जाता था और लोगों तक एक वो कहते हैं ना गिनी चुनी खबरें ही पहुंचती थी जो उनकी इजाज़त के मुताबिक होती थी, कि लोगों को उससे ज़्यादा की खबर नहीं होती थी कि क्या हो रहा है बिहाइंड बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है और आवाम के सामने क्या लाया जा रहा है। वो तो सिर्फ वही था जो कैलकुलेटेड होता था, वही आवाम के सामने आता था। मुझे इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो है जिसपे इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने ये बैन किया है और जिस तरह से लोगों को रोका है, इसमें तो मुझे एक माइंड सेट नज़र आता है। वो कहते हैं ना कि एक हाकिमाना और बादशाही माइंड सेट कि भाई हम तो लॉ से ऊपर हैं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हम तो ओन करते हैं। जैसे इन्होंने पाकिस्तान को ख़रीद लिया है, ये उसके हाकिम बन बैठे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? जैसे अली भाई ने मेंशन किया था कि आर्टिकल 19 में है कि आप किसी तरह भी इजहार कर सकते हो, आप बोल के कर सकते हो, आप लिख के कर सकते हो, आप बैनर्स बना सकते हो, जो भी मीडियम आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो और सारी दुनिया में ये होता है। लेकिन इनका ये PDM का इतना मुजरमाना जहन है कि वो तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि अगर वो चोरी कर रहे हैं तो फिर उनको चोर भी ना कहा जाए, और अगर वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं लोग उन पे हंस रहे हैं, जैसे कि एक रिसेंट वाकया हुआ था इस्लामाबाद में, तार साहब पे कुछ लोग हंस रहे थे, तो वो कहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये हम पे हंस भी नहीं सकते, इन पे इनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे ऊपर हंसे या हमें चोर कहें। उनसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता। लाइक उनको जो भी कोई आईना दिखाएगा तो वो उसको पकड़ के बंद कर देंगे, उसकी आवाज़ बंद करेंगे, उस पर जुल्म करेंगे। जैसे कि इनके बहुत ज़्यादा PDM के केसेस में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का सडन डेथ हो गई, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। इतना जुल्म कि आप एक लॉ को भी फॉलो नहीं कर सकते। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दूर की बात होगी, आप लॉ को भी फॉलो नहीं कर सकते। ये लॉ से ऊपर हैं, ये जहाँ चाहें जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। तो उसके सामने जब खान साहब ने इस आवाम को शऊर दिया है और जिसमें हमें पता चला है कि हमारा क्या राइट्स क्या हैं, हमारे टैक्स पेयर मनी से कितनी अय्याशी कर रहे हैं और हम इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई आपने यहाँ पे रोड ब्लॉक क्यों की, आप ये वाला लॉ क्यों लेकर आए, हमारे इदारे सही से काम नहीं कर रहे हैं, हम उसमें इन लोगों को इनकी करप्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लाइक इनकी पाकिस्तानी अवाम की जरूरत कैसे हो गई हमारे आगे क्वेश्चन करने की। वो तो हमें कीड़े मकोड़े और समझते थे कि बस ये हमें काम करें और हमें पैसे दें। सो आई गेस यही इनकी जहनीयत है जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही आता, क्योंकि वो जो ना हुक्मरान खानदान है, वो जो नहीं एक वो डायनेस्टिक कि जी वो यदि पुश्ती आ रहा है तो हम कौन होते हैं उनसे सवाल पूछने वाले, हम तो जैसे मरियम नवाज साहिबा शहजादी हैं, उनको कहीं पे मेरिट पे एडमिशन नहीं करना था, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स को कॉल करके एडमिशंस लेने थे, उनको एग्जाम्स नहीं पास करने, और अब वो एक शहजादी बन के राज करना चाहती हैं। तो हम तो उनके सामने
भी नहीं है। बिल्कुल ना, वो इसीलिए जो अली ने कहा ना कि वो रूल ऑफ लॉ के वो बीच में इमरान खान खड़े हुए थे और उनको इसीलिए हटाना उनके लिए बड़ा जरूरी था कि ये कैसे है जो लोगों को शऊर दे रहा है कि नहीं जी आपकी तालीम दे रहा है। हैसियत है और आप कह सकते हैं। क्यों मुसब कहाँ से आ गया अचानक से उठ के? बिल्कुल हाँ, ये कहाँ से कीड़े मकोड़े आ गए हमसे बात करने के लिए। हाँ ये बिल्कुल मैं दुरुस्त है इसके ऊपर एक कमेंट दूंगा कि खान साहब ने एक दफा कहा था कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, कोई भी सच बोलेगा ना ऐसे क्रिमिनल्स के साथ, उन्होंने एक दफा कहा था पहले वो आपको इग्नोर करेंगे। खान साहब को उन्होंने इग्नोर किया नहीं, फिर आपसे आप पर हंसेंगे, देन दे विल लाफ एट यू, दे विल मॉक यू। उन्होंने खान साहब को मॉक किया, पहले इग्नोर किया फिर मॉक किया, दे विल लाफ एट यू, फिर वो आपको डराएंगे। फिर उन्होंने अब वो डरा रहे हैं, लेकिन बाद में डराने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो खान साहब ने कहा फिर आप जीत जाएंगे क्योंकि आप डरेंगे नहीं। तो हमने डरना नहीं है, तो जब ये फाइनल कॉल आनी है हमने डरना नहीं है इंशाल्लाह। तो मुसब भाई मैं आपके पास वापस लेके जाऊंगा। हाँ, एक तो डरना नहीं है और दूसरा घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सही है। अच्छा, जब आप देखें बात करते हैं, जब आप किसी जगह पे इजहार हक जब छीन लिया जाता है, उसके बाद मैं ऐड करूंगा अली भाई आप वाली बात से, देखिए उसके बाद क्या है, जब आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट करना शुरू कर दी लेकिन फिर भी नहीं बंद रुक रहा, उसके बाद होता है जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जहां पे आपने देखा शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, वो आई थिंक अब्रॉड ओवरसीज रहने वाले लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि अपनी एक अच्छा लाइफस्टाइल उठा के छोड़ के वापस पाकिस्तान जाना और इन चीजों को हैंडल करना एक बहुत ही आई थिंक शहबाज, शाउट आउट टू शहबाज गिल, लाइक यार बड़ी ही हिम्मत का काम है, और उनके साथ बाकी जिन के साथ भी हुआ बहुत ही दुख भरी बात है। एक चीज जो मैंने उसके बाद नोटिस की और मुझे बड़ा शौक होता है इस चीज पे, क्योंकि मेरा बिलीव ये है इफ यू वांट टू बिल्ड अ नेशन, बिल्ड योर सोसाइटी, ठीक है। इमरान खान साहब ने अपना काम कर दिया, अब वो मेन फ्रंट पे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा काम है सोसाइटी को बिल्ड करना। हमने एक चीज देखी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को जो है ना बड़ा एक नॉर्मल चीज बना दी गई है, और आप सब ने ये सुना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। यार एज अ इंसानियत लाइक आई डोंट थिंक सो दैट्स अ नाइस थिंग टू से। दुश्मन को भी मैं कभी ये बात नहीं दूंगा यार तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हमने कर दी है, और ये हमने सोसाइटी में नॉर्मल बना दिया है। आरफा मैं आपसे सवाल करूंगा कि हम ऐसे क्या अपने ही कम्युनिटीज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर इस्लाहात लाएं कि इन चीजों को गलत कहा जाए, ठीक है वो अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका जो है ताल्लुक हो, लेकिन क्योंकि ये गलत है इसको गलत करना चाहिए। हम ऐसे क्या स्टेप्स अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी में कर सकते हैं कि इस माइंडसेट को बदला जा सके? आई थिंक बेसिकली तो इसके लिए एजुकेशन ही है, जिससे बहुत हद तक इन्होंने डिप्राइव रखा हमारे अवाम को। बेसिक नेसेसिटीज़ में ही उन्होंने इतना ज़्यादा अवाम को फंसा दिया है कि वो पानी, खुराक और बिजली के मसले मसाइल कि आप उनसे ऊपर आके सोचते ही नहीं हो, आप इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो। दूसरी सोसाइटीज़ में हमें नज़र आता है कि लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो फिर आगे के बारे में सोचते हैं कि हमने ये करना है या हमने अपने सियासतदानों से ये क्वेश्चन करना है या हमें मज़ीद फैसिलिटीज़ चाहिए। लेकिन उन्होंने हम लोगों को इतना ज़्यादा इन बेसिक चीज़ों में ही इतना फंसा दिया है कि लोगों के पास टाइम नहीं है सोचने का, वो उसमें ही इतना मेहनत मशक्क़त में लगे होते हैं। आई थिंक बेसिकली तो इट्स के तालीम दी जाए, शऊर दिया जाए लोगों को कि वो क्वेश्चन करें अपने इदारों से। अपने पुलिस में जब जाते हैं लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। सेहत के मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो इतने ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक कहते हैं ना क्लॉग हो जाते हैं उनके माइंड बेसिक चीज़ों में ही कि वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। और एक चीज़ है बेसिकली इनकी जहनी गुलामी, जैसे कि खान साहब ने भी हमें बताया, और पीडीएम में तो हमें ये बहुत आम नज़र आती है। वो तो किसी को नो कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हैं वो भी बैगर ही समझते हैं अपने आप को। तो वो उस जहनी गुलामी से निकलेंगे तो वो आगे सोचेंगे ना कि भाई हमने कैसे इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को ख़त्म करना है। खान साहब अक्सर अपनी स्पीच में ये वो सुनाते हैं हदीस के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म होता। तो रूल ऑफ लॉ, मेरिट, ये बेसिक चीज़ें हैं कि ये अगर हमारे माशरे में कायम हो जाएं तो फिर ये कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना कर सके। सबको पता हो कि हमारा क्या मकाम है, हम किसी से बदला नहीं ले सकते या किसी को किसी वो जाली केस में फंसा नहीं सकते। सबको पता हो कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है तो वो कुछ भी गलत नहीं करेगा।
جی بالکل، میرا ایکچولی ماننا ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون، ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، خان صاحب کی ذمہ داری ہے جا کے اوپر کے لیول پہ جو ہے نا سسٹم کو ٹھیک کرنا، لیکن میں اپنی سوسائٹی کو، کیونکہ چینجز جو دیکھیں ایک شخص آ کے قانون بنا کے چلا جائے گا، صحیح ہے، ایک زندگی کا سرکل ہے، ہم سب نے جانا ہے، جو آیا، جو ہم سے پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، میری بھی زندگی ان کو لگا دے، سچ اے گریٹ لیڈر، لیکن ایک دن آئے گا جب خان صاحب نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا میرا جو ماننا پرسنل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوسائٹی بلڈ کرنی چاہیے، نہیں تو یہ مشن جو میرا خوف ہے کہ وہ کہیں رک نہ جائے، کیونکہ ایک ظاہری بات ہے یہ بہت لمبا سفر ہوگا، obviously nothing میرے لائف ٹائم میں شاید میں چینجز نہ دیکھوں، اینڈ آئی ایم فائن ود اٹ، مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئی تھنک ہم سب کو جو ہمارے ویورز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہی میسج دوں گا کہ آپ یہ چیزوں کو اپنی کمیونٹیز میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، دوستوں یاروں میں کہیں نہیں یار یہ ٹھیک ہے تمہارا پولیٹیکل رابطہ ایک جگہ، لیکن جو چیز غلط ہے، جو کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ سمن بھاجی آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، زیادتی اور یہ جو ہے نا وہ فیئر ٹیکٹکس جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرانے کے لیے، کہ ڈرا کے چپ کر دو، کیونکہ اگر ہم نے ڈرایا نہیں تو وہ چپ نہیں ہوں گے، تو وہ بولیں گے، تو وہ ہم سے سوال پوچھیں گے، تو ایک جو ہم وہی جو بات تھی نا، ہم تو ابو دا لا ہیں نا، ہم تو ان لوگوں سے بہت اونچے ہیں، تو یہ ہم سے سوال نہیں پوچھیں، تو وہ خان صاحب بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے جو بات ہم نے کی تھی۔ تو کیا خیال ہے نا زبیر کہ وہ جو یہ ساری بات تھی نہیں علی، ہم لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ خان صاحب کا کام کر رہے ہیں، رائٹ، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، تو ان کو پکڑ لیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، خود خان صاحب کے اوپر ایک کیس کریں، دوسرا کیس کریں، سندھ میں عادل حلیم شیخ، حلیم عادل شیخ سوری، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے ساتھ تو ایک طرح کی مجھے لگتا ہے کہ بس وہ خوف لوگوں کے بیچ میں کے درمیان ڈال دیا جائے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا، خان صاحب کے اوپر ایک کے اوپر دوسرا کیس، وہ بے بنیاد کیس، وہ 2 دن کیس ہوتا ہے، تیسرے دن وہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی تھی زبیر، تو کیا واٹ آر دے اچیونگ، کیوں کر رہے ہوں گے یہ سب یہ لوگ؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی جب موت آتی ہے وہ شہر کو بھاگتا ہے، میں تو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ابھی علی بھائی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ دیکھ رہے تھے آج سے 6 مہینے پہلے کہ اکانومی 6% پہ گرو ہو رہی ہے، 2 سالوں سے پاکستان نے بہت اچھی اکانومی گرو ہوئی ہے، ان کو پتا تھا کہ لوگوں میں اب شعور بھی آ چکا ہے، لوگ وہ نہیں رہے 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے کہ وہ، تو ان کو I guess this is یہ ان کی لاسٹ ایفرٹ ہے، ان کی آخری ایفرٹ ہے کہ اپنے آپ کو یہ پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھ سکیں۔ ان کے پاس کوئی سبسٹانشل چیز تو تھی نہیں، ان کے پاس کوئی پرفارمنس تو ہے نہیں، پرفارمنس کو تو یہ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، وہ پیپلز پارٹی 30 سال سے سندھ پہ، 30 35 40 سالوں سے سندھ پہ بیٹھی ہے، آج تک کبھی ان کے کسی چیئرمین نے بیٹھ کے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی اچیومنٹس کیا ہیں، کچھ ہوں تو بتائیں نا، پرفارمنس کو تو یہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے یہ سارا آرگنائز کرایا رجیم چینج آپریشن، اور پھر ایک لاسٹ ایچ ایفرٹ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے آئے۔ میرا نہیں خیال یہ لانگ ٹرم کچھ اچیو کر سکیں گے، یہ جو سارا فیاسکو ہے اسینشلی ان کی گھبراہٹ شو کرتا ہے، ان کو شو کرتا ہے کہ یہ کتنے اندر سے گھبرائے، ان کو پتا تھا کہ اگر جینوئن احتساب ہو پاکستان میں none of them will be outside jail، یہ جیل سے باہر نہیں ہوں گے، تو یہی باتیں تھیں جو آج سے 6 مہینے پہلے ان کو ستا رہی تھیں، اور اسی لیے یہ کبھی مہنگائی کو بیچ میں لا کے اپنی بات آگے کرتے، کبھی کوئی اور بہانہ ڈھونڈتے، پھر اس کے بعد اس طرح کے لائک ریڈیکولس توشہ خانہ، یہ لائک جب آپ ان کو لیگلی اینالائز کرتے ہیں بالکل ہی مطلب بے وقوفانہ یا احمقانہ حرکتیں ہیں ان کی، تو یہ کر کے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں ظلم کی رات جو ہوتی ہے نا وہ ایونچولی اینڈ ہوتی ہے، تو یہ ان کے پاس کوئی سبسٹانس نہیں ہے، ایونچولی پیپل ول سی تھرو دیئر لائز، اور لوگ ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور لوگوں کے پاس ایک موقع ہوتا ہے نا جب وہ بیلٹ باکس میں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے پاکستانی قوم جو ہے نا جب اس کو یہ موقع ملے گا وہ ان کی زندگی کی سب سے بھیانک دن دکھائیں گے جب وہ جا کے بیلٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ تو لانگ ٹرم میں یہ لوگ کچھ اچیو نہیں کریں گے، اور ویسے بھی یہ کیسز جتنے ریڈیکولس ہیں کسی بھی کوڈ آف لا میں نیکسٹ ڈے ڈسمس ہو جائیں گے اگر ان کو جینوئنلی لیگلی اینالائز کیا جائے تو۔
सबसे मजे की बात मैं ऐड करना चाहूंगी इस वक्त इस टाइम पे तो ये है कि इन इलेक्शन में जो मजे की बात होगी कि 13 जमातें एक तरफ, जो पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ और हमें दुनिया में कहीं नहीं नजर आता कि 13 जमातें एक तरफ और खान साहब एक तरफ। सो इंशाल्लाह हम जीतेंगे और खान साहब को वापस लेकर आएंगे। ये बिल्कुल इमरान खान वर्सेस रेस्ट होगा, लाइक हक वर्सेस बातिल का मुकाबला होगा एसेंशियली, अगर इसको मैं थोड़ा उन लफ्जों में दूं। कितनी अच्छी इंशाल्लाह, बिल्कुल इतनी अच्छी बात की कि वो हक वर्सेस बातिल वाली बात है। और ये बिल्कुल सही, बिल्कुल मुझे ये बात सही लगी कि यू नो वो जो मर्जी करते रहे, क्योंकि उनको पता है कि वो डिफेंड तो कर नहीं सकते किसी तरह से, वो बल्कि जो कि वो डिस्क्वालीफाई कर दें, कुछ कर दें कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिले कि हम तो ये बात कह ही नहीं सकते कि हम करप्ट नहीं है, तो हम किसी तरह ये शो कर दें कि वो करप्ट है। क्योंकि वो तो दुनिया ने देखा है उनको। क्यों अली? तो दुनिया ने देखा है सालों से, तो क्या ख्याल है? ये वो जो आज भी उनके पास जवाब नहीं है कि वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स आए कहाँ से, बस किसी को नहीं बता सकते। जब एवन फील्ड का जो केस जो ये बरी हो गए थे मरियम नवाज साहिबा, ये बड़ा खुश हो रहे थे कि जो बरी हो गए एवरीथिंग। देखिए वो तो एक टेक्निकल जो नैब की अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी कि 500 मिलियन से जो नीचे जो रुपीज हैं, और 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ, आप सोचो कि मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं, कि 500 मिलियन से केस नीचे वाला जो केस है वो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आएगा नैब की, तो उसकी बेस के ऊपर ये बरी हो गई काफी सारे, और 35 साल पुराने केसेस, तो उसकी बेस के टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर ये जी बोले। बस वो हमेशा नहीं, वो खान साहब कहते हैं कि वो इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है, उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो वो बरी हो गई तो बाइज्जत की बात फिर नहीं करते, बरी हो गए पर बरी हो गए, इज्जत तो नहीं है, इज्जत की बात छोड़ दे, बस बरी हो गई। वो तो अवाम में जाके देख लें तो पता चल जाएगा, जा नहीं रहे। जुबैर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ये इनकी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं, ये इनकी लास्ट अटेम्प्ट्स हैं, इनको पता लग गया। खान साहब ने देखे जब इन्होंने छोटी छोटी मार्चियां की, इन्होंने वो जो फेक इन्फ्लेशन की मार्चियां की, 150 रुपए का वो जो उसका पेट्रोल की प्राइस थी, और उसके ऊपर ये मार्च कर रहे थे कि चलो जी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। और कोविड के दौर में 2 साल कोविड का दौर गुजरा था और खान साहब ने एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ था। यहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज में इन्फ्लेशन थी उस दौर में, लेकिन फिर भी खान साहब ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि लॉ से दूर हो। वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के उन्होंने जो किया, मार्चियों को मार्ची इसलिए कह रहा हूँ, छोटी छोटी मार्चियां थी, उनको फैसिलिटेट किया उनको। वो जहां पे जब वो आगे पानी आता है तो पानी जाता है वाला भी आया था ना उस टाइम, वो जो टांगे जो कांपती हैं वो भी आया था उस टाइम कि टांगे उसकी काम की थी, आते खुद ही काम पे टांगी थी, काम पे टांगी। इन्होंने तो ये भी बोला था ना कि आप कहेंगे तो हम आपको टेंट भी प्रोवाइड करेंगे, हमको खाना पीना भी प्रोवाइड करेंगे। अभी पंजाब में जैसे कि उनकी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या किया, आवाम ने देखा है, कुछ देर के लिए उनकी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। और अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो असद उमर सब लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, कोई नाजायज केस नहीं बनाएंगे। ये सब तो अवाम के सामने जाहिर है। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि ये जो कमर की दर्द के ऊपर जो अपनी पेशियां पिछले तकरीबन 1.5 साल जो अपनी आगे करते रहे हैं, और जिस दिन इन्होंने वो फर्द जुर्म इनके ऊपर लगना था उस दिन ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, और कमर की दर्द पूरी 1.5 साल में इनकी रही है, और प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही कमर की दर्द खुर। मुझे तो लगता है वो कमर की दर्द कोई बहुत जबरदस्त डॉक्टर मिल गया इनको, जो जिसने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया इनको, कमर की दर्द खत्म हो गई। बट एनीवेज बहुत बात हो गई। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू फॉर गिविंग योर कमेंट्स। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। हम हमेशा आते रहेंगे, अपना शो लेके आते रहेंगे, और हमारे शो की खासियत ये है कि हम आम पाकिस्तानी हैं और आम पाकिस्तानियों से सवाल करते हैं और आम पाकिस्तानी के ओपिनियन लेते हैं और उनके एक्सप्रेशन लेते हैं। लेकिन हमारा फोकस जो होता है ना वो सोल्यूशन बेस्ड होता है कि हमने सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन हमारा ये है कि हमने फाइनल कॉल के ऊपर जाना है, हमारा पूरा मुल्क उस फाइनल कॉल के ऊपर पहुंचेगा। इसी के साथ मेरी तरफ से खुदाफिज, मेरे पैनलिस्ट की तरफ से खुदाफिज आजवाल। गैस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। इंशाल्लाह हमारे सवालों के जवाबों के साथ दोबारा आएंगे नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।